एक लड़की जो ज़िंदगी में ठोकर खाने के बाद फिर से अपना सपना बुनती है स्किन के ब्रांड का, और एक आदमी जो इतना अमीर था जितना बुरा उसका चेहरा था। उनकी शादी बिजनेस कॉन्क्लेव से शुरू हुई, लेकिन ख़त्म कहाँ हुई ये किसी ने सोचा नहीं था। ये कोई प्यार का सिलसिला नहीं, ये था वशीकरण का जादू। Meet Simran, a very sweet, ambitious girl from Ludhiana. 30 साल की लड़की जो एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रही थी आफ्टर अ बैड डाइवोर्स। जिंदगी में इतना कुछ झेलने के बाद उसे लगा कि अब नई शुरुआत करने का मौका है, और वो चाहती थी कि अपना उसका खुद का ऑर्गेनिक स्किन के ब्रांड हो। तो उसके लिए वो बिजनेस कॉन्क्लेव में गई जो दिल्ली में था, और वहीं उसकी मुलाकात हुई राजीव से, एक 40 साल का बहुत ही अमीर बहुत ही अमीर आदमी था। वो बहुत डस्की, काफी लंबा और पर बहुत ही अजीब चेहरा, लेकिन कुछ पर्सनालिटी में कुछ तो बात थी। एक अजीब सी अट्रैक्शन थी जो सिमरन को बहुत हो रही थी। उस रात सिमरन बहुत नर्वस फील कर रही थी एक्चुअली, क्योंकि एकदम सब उसके लिए नया था और वो डर भी रही थी। लेकिन राजीव ने उसको बहुत कंसोल किया, बहुत समझाया, बहुत सपोर्ट किया, और उसका चार्म उस पर चल गया। फिर क्या हुआ, बातों बातों में दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सिमरन वापस घर आती है, वो खुश होती है, वो सोचती है कि राजीव से मुलाकात हुई है, शायद कुछ अच्छा बन जाए। पर जब देखा कि उसके एक इयररिंग गायब था, उसने लगा कि अरे यार, ये तो मम्मा ने दिया था, चलो कोई बात नहीं। फिर राजीव और सिमरन की बातों का सिलसिला शुरू होता है। देर रात को कॉल्स, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। यार मैं यूँ कहूँ कि सिमरन को वो इतना पसंद आता है कि वो सब कुछ भूल जाती है। सिमरन डिसाइड करती है कि दोबारा शादी करने के लिए राजीव से, तो वो अपने पेरेंट्स को बताती है, पर उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि ये क्यों कर रही है, क्योंकि वो राजीव से मिल चुके थे और उसका बिहेवियर कुछ हद तक उसके एक्स हस्बैंड जैसा था। जो बातें उसको अपने एक्स हस्बैंड में बहुत ही गंदी लगती थी, वो राजीव में इग्नोर कर रही थी। पेरेंट्स मना कर रहे थे, लेकिन सिमरन तो जैसे प्यार में अंधी हुई थी, और फिर भी उसने शादी कर ली। शादी के बाद सिमरन राजीव के घर डेली आ जाती है। उसी घर में काम, घर को सजाना, सफाई करना, देर रात तक सोना, इसलिए नहीं कि राजीव और सिमरन बातें करते थे या घूमने जाते थे। राजीव कुछ टाइम के बाद रात को कहीं चला जाता था, देर रात से आता था। वो काम तो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो यही कहता था कि काम के लिए लेट हो जाएगा या काम के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। सिमरन को कुछ लगता था कि शायद किसी का चक्कर है, पर ऐसा था नहीं। राजीव कहीं ना कहीं किसी बाबा से बात करता था, तो सिमरन को लगा कि काम धंधे की वजह से करता होगा कुछ पूजा या पाठ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। राजीव खुद तो बाबा के आसपास चक्कर काटता रहता था, लेकिन सिमरन को मना कर दिया था। मतलब सिमरन को उसने शायद कभी कहा होगा कि यार तुम्हें मर्जी है तो करो पूजा पाठ, वरना मेरा काफ़ी है। और सिमरन पहले बहुत पूजा करती थी, एकदम से उसने छोड़ दी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। फिर 1 साल बाद सिमरन की छोटी बहन ऋतिका, जो उससे 7 साल छोटी थी, दिल्ली आई एग्जाम्स देने के लिए। तकरीबन 1 महीना वो वहाँ रुकी, और राजीव और ऋतिका का बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया। इनफैक्ट राजीव ने देर से आना भी बंद कर दिया। दोनों मूवीज की बातें करते, उनके इंटरेस्ट सेम थे। सिमरन को कुछ अजीब तो लग रहा था, पर उसने इग्नोर किया और सोचा कि ऋतिका तो ऐसी नहीं है और राजीव भी ऐसा नहीं है, उनका एज डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है।
रितिका वापस चली जाती है। फिर यही सब उनके टेक्स्ट कॉल्स आते रहते थे। रितिका कुछ ना कुछ पूछती रहती थी कि इसमें काम करूं या ये करूं या वो करूं। लेकिन फिर रितिका वापस आती है 6 महीने बाद एग्जाम्स देने फिर से। उसका था लास्ट एग्जाम। तो उस दिन सुबह सुबह राजीव ने कहा सिमरन को कि मैं रितिका को वहीं से लेकर आऊंगा घर, इधर ही मेरा कुछ काम है, तो एग्जाम जब उसको ओवर होगा हम घर आ जाएंगे और फिर घूमने चलेंगे। उनका ऋषिकेश जाने का प्लान था, पर राजीव और रितिका वापस ही नहीं आए कभी। सिमरन ने कॉल्स पे कॉल्स किए पर दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ। उसे समझ नहीं आया। उसे लगा कि घर वालों को बताना चाहिए और पुलिस पे कंप्लेन करनी चाहिए या किसी फ्रेंड से पूछना चाहिए, लेकिन करने से पहले ही ना उसे एक नंबर से कॉल आता है। वो कोई थर्ड पर्सन ही था। सिमरन उसे जानती नहीं थी। तो उसने बताया कि राजीव और रितिका एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें पता है कि फैमिली क्या सोसाइटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो भाग गए। तुम्हें राजीव ने ये बोला है, उसकी रिकॉर्डिंग थी, कि तुम किसी को नहीं बताओगी, किसी को भी नहीं, अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दोगी, पुलिस पे तो जाने का सोचना ही ना, और आसपास पे भी किसी को ना कहना। राजीव के खुद के पेरेंट्स या और कोई रिलेटिव था ही नहीं। ये सब सुन के सिमरन तो बहुत शॉक हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था, वो रोने लगी। यही सोच रहे हो ना आप, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिमरन ने बस कहा ओके ठीक है, और वो बस वहीं रहने लग गई। हर मंथ हर वीक कुछ ना कुछ पैसे आते थे, वही थर्ड पर्सन के थ्रू। इनफैक्ट वो उसी थर्ड पर्सन के थ्रू राजीव से बात करती थी। पर अपनी बहन से जब वो बात करने की चाही तो राजीव ने कहा कि उसकी बहन बात नहीं करना चाहती है। 3 साल बीत गए, ना घर वालों से बात हुई और राजीव और रितिका का भी कुछ पता नहीं। पुलिस को खबर तक नहीं हुई। पेरेंट्स कभी आए भी नहीं मिलने, पता नहीं कैसे। बदनामी होने के डर से सिमरन के पेरेंट्स ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी उसकी एक बेस्ट फ्रेंड जिया सिमरन के पेरेंट्स के घर जाती है पूछने के लिए कि सब कैसे हैं आंटी। ना वो सोशल मीडिया पे है, ना कहीं मिलती है, ना फ़ोन उठाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ बेटा हमें भी नहीं पता, तुम ये लो उसके दिल्ली का एड्रेस ले लो, जाकर देख कर आओ। तो जिया उस एड्रेस पर पहुंच जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन को मिलने। और जैसे ही वहाँ पे मिलती है उसे लगता है कि उस घर की वाइब्स थोड़ी डिफरेंट है। अंधेरा अंधेरा सा है। ऐसे तो सब फैसिलिटीज थी, सब क्लीन था, हाउस हेल्प आते थे, पर सिमरन थोड़ी अलग थी, आउटगोइंग पर्सन थी। पर अब वो 3 साल से कहीं पे भी निकली नहीं थी। खाना भी वो घर पे ही ऑर्डर करती थी, सब्जियां वगैरह सारे नौकर चाकर लाते थे, किसी की टी पार्टीज में नहीं आती थी, कुछ नहीं करती थी। जब उसने उससे बात की तो सिमरन थोड़ी सी अजीब सी बातें करी, मतलब ऐसे नहीं कि नॉर्मली कर रही थी, पर उसे सेंस हुआ जिया को कि कुछ रुकी रुकी, कुछ बोलने से डरती हुई। पता नहीं कहाँ से जिया ने दुर्गा माँ चालीसा चलाई। पता नहीं क्यों उससे लगा कि वहाँ की वाइब बहुत ही नेगेटिव है, तो उसने वो दुर्गा माँ का चालीसा शुरू कर दिया। और जैसे ही खत्म हुआ सिमरन को कुछ महसूस हुआ, जैसे कुछ हल्का सा ठीक हुआ, ऊपर से कुछ भारीपन गया। फिर सिमरन ने 1 घंटे बाद जिया से सारा बताया और कहा कि मुझे लगता है कि मेरे पति ने मेरी बहन पर वशीकरण की है। वो अक्सर बाहर किसी न बाबा के पास जाते थे काम धंधे के चक्कर में, और मुझे लगता था कि शायद उसी कुछ कर रहे होंगे, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, और मुझे लगता है उन्होंने ही मेरे बहन पे वशीकरण किया, क्योंकि मेरी रितिका ऐसी नहीं है। जिया ने फटाफट एक बाबा से अपॉइंटमेंट ली और उसकी मुलाकात कराई। बाबा ने बोला कि क्या काम है,
तो सिमरन ने बताया कि मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन के ऊपर वशीकरण किया, वो दोनों भाग गए हैं। 3 साल हो गए हैं और मुझे पता भी नहीं है कहाँ है। मैं सिर्फ थर्ड पर्सन के थ्रू बात करती हूँ, बहन से तो बात ही नहीं हुई है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। जब बाबा ने पूजा पाठ किया तो उन्होंने जो बोला, सिमरन के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि वशीकरण तुम्हारी बहन पे नहीं हुआ है, तुम पर हुआ है। और अभी से नहीं हुआ है, जब से तुम उसे उस बिजनेस कॉन्क्लेव में मिली थी ना, शायद तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट गिर गया होगा या उसके पास मिल गया, उसने तब से तुम्हें अपने वश में किया हुआ है। और रही बात तुम्हारी बहन की, वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर हाँ, राजीव बहुत बुरा इंसान है। वो तुम्हारी बहन से तुमसे बात नहीं करवाता, पर तुम्हारी बहन भी कोई दूध की धुली नहीं है। उसे पता है कि राजीव तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो ऐसे हो गई थी शॉक की, जैसे पता नहीं क्या चल रहा है। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब हो रहा है। फिर उसे सब रिकलेक्ट होता है। हाँ, उस बिजनेस कॉन्क्लेव में इयररिंग गिरा था। हाँ, मुझे कॉल्स आते थे। हाँ, जब भी कॉल आते थे, वो जब भी बात करता था, मैं सिर्फ हाँ करती थी कि ठीक है, मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है। पैसे आ रहे थे। मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग वशीकरण था कि उसने किसी को बताया भी नहीं। जैसे जैसे वो बोलता था, उसने सब वैसे किया जैसे कठपुतली हो। जिया ने फटाफट बाबा को कहा कि इसका वशीकरण तोड़िए। बाबा को 2 दिन लगे और सिमरन ठीक हुई। पर सिमरन ने कुछ सोचा हुआ था। उसने अपनी फ्रेंड जिया को अपने पेरेंट्स से बात की, जो 3 साल बाद की थी, और रोते रोते सब बताया और कहा कि आपको ये बात किसी को नहीं बतानी है। उसने फिर उस थर्ड पर्सन से भी बात की। इतने सालों में थर्ड पर्सन का भी थोड़ा सा, अब ये तो नहीं पता कौन था, वो फ़ोन पे ही बात करता था या सिर्फ मास्क पहन कर आता था। थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था सिमरन के लिए। जब सिमरन ने उसे डील किया कि तुम्हें पैसे ज़्यादा मांगने हैं राजीव से, कहना कि घर पे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी बोलना, वो पैसे देने से कभी मना नहीं करता था। बस यही कहना कि इसे पैसे चाहिए, तुम अपना हिस्सा ले लेना, मुझे वो पैसे चाहिए। फिर 1 साल तक वही सब चला, लेकिन इस बार सिमरन ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे, जो पहले से भी थे। उसने घर की चीज़ें बेच दी और पैसे इकट्ठे किए। फिर उसने अपना स्किन केयर बिजनेस लॉन्च किया। उसे अपने सपने पूरे करने थे और उसे एक जरिया मिला था। उसने माँ दुर्गा की आरती और चालीसा गाना कभी भी बंद नहीं किया और वो उनकी बहुत बड़ी भक्त बन गई। आज सिमरन एक देवी भक्त है, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, पर उसकी जिंदगी की कहानी सबके लिए एक सबक बन चुकी है। ऐसा होता है कि कभी कभी हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है ट्रॉमा में रहने से कि हमें कोई दूसरा इंसान भी अगर वही हरकतें करता है तो हमें वो कंफर्टिंग लगती है, पर हम भूल जाते हैं कि उसका लेसन क्या था। उस लेसन से सीखना बहुत ज़रूरी है। और किसी न किसी ऐसा दोस्त हो, ऐसे इंसान हो, या सबसे बढ़िया ऐसे एक माँ, एक भगवान को याद करे ऐसे वक्त पर, उनका साथ कभी ना छोड़े। कभी कभी बुरा चेहरा सिर्फ डरावना नहीं होता और तुम्हारे सपनों का चोर भी हो सकता है। और कभी कभी असली वशीकरण तुम्हारे मन में होता है, उस भरोसे में जिसे तुम प्यार समझ लेते हो। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसी वशीकरण या कोई और भी कोई हॉरर या मिस्ट्री स्टोरीज पता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में आप वो स्टोरी भेज सकते हो। मैं ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी। ये तो काला जादू बिजनेस कॉन्क्लेव में हुआ था। कभी लोग बाहर दूर चले जाते सुनसान इलाकों में और सोचते हैं पार्टी करेंगे, पर वो वहाँ पर ऐसे माँ को ना चाहते हुए भी आप इनवाइट कर लेते हो। ऐसी ही कहानी ये 4 दोस्तों की जो बिहार से थे, और फिर एक के साथ जो हुआ वो आपका होश उड़ा देगा। जानिए पूरी कहानी इस वीडियो को क्लिक करके।